सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का अम्बेडकर संदेश बेहद क्रांतिकारी होने वाला है। विषय इतना महत्वपूर्ण है। प्रांतीय विधायिका के अंतर्गत अध्याय नंबर 1 विषय रहेगा आज का मताधिकार एवं दलितों को शिक्षा का अधिकार कैसे मिला। मताधिकार कैसे मिला, मताधिकार के पीछे आखिर वो कौन से लोग थे जो मताधिकार दलितों को नहीं चाहते कि मताधिकार मिले। आज के अम्बेडकर संदेश में विस्तृत बातचीत होगी और साथ ही साथ बाबा साहब का उस समय भी मताधिकार को लेकर बाबा साहब का विचार क्या था, दूरदर्शी सोच क्या थी। यदि आप जानना चाहते हैं एक अम्बेडकरवादी होने के नाते, तो आज का अम्बेडकर संदेश आपके लिए बहुत खास होने वाला है। मिस मत कीजिएगा, अंत तक जरूर वॉच कीजिए इस अम्बेडकर संदेश को। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ये हमारा विशेष निवेदन है। आइए तो शुरू करते हैं आज के अम्बेडकर संदेश को। लेकिन हम आपको बता दें, आज का अम्बेडकर संदेश बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 4 से पेज नंबर 30 से 33 तक हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। हूबहू बाबा साहब के द्वारा लिखा गया ये अम्बेडकर संदेश है जो आप तक हूबहू हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। BBAIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से बाबा साहब लिखते हैं कि मेरे साथियों की सिफारिश है कि शहरी क्षेत्रों में मताधिकार की व्यवस्था यथावत रहने दी जाए और ग्रामीण क्षेत्रों में मताधिकार के लगान संबंधी सीमा को घटाकर आधा कर दिया जाए। बाबा साहब कहते हैं मैं इससे सहमत नहीं हो सकता। मेरे साथियों ने मताधिकार के प्रश्न के बारे में सोचा है जैसे ये अधिकार का नहीं, रियायत का सवाल है। बाबा साहब कहते हैं जिन साथियों ने इस तरह के विचार किए हैं, विचार दिया है कि जो मताधिकार की व्यवस्था है, लगान संबंधी सीमा को घटा दिया जाए और आधा कर दिया जाए, और आधा जिन पे लगान लगे उनको मताधिकार दिया जाए, मत का वोट देने का अधिकार उन्हें मिले। तब बाबा साहब कहते हैं मेरे साथी लोग ये सोचते हैं कि ये रियायत का मामला है मताधिकार। बाबा साहब कहते हैं मैं इससे सहमत नहीं हो सकता। मेरे साथियों ने मताधिकार के प्रश्न के बारे में सोचा है कि जैसे ये अधिकार नहीं, रियायत का सवाल है, तो रियायत का सवाल नहीं है। बाबा साहब कहते हैं किसी भी देश में ऐसा दृष्टिकोण मेरे ख्याल से इतना घातक है कि इसे राजनीतिक समाज के आधार के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यदि प्रतिनिधित्व के अधिकार की संकल्पना को असंगत कहकर ठुकरा दिया जाए, यदि प्रतिनिधित्व के नैतिक दावे को काल्पनिक या भावनात्मक अवरोध मात्र मान लिया जाए, यदि मताधिकार को एक ऐसा विशेषाधिकार मान लिया जाए जिसे राजनीतिक सत्ताधारी उसके संभावित उपयोग के अपने आकलन के अनुसार जब चाहें दे दें या न दें, तो यह निश्चित है कि मताधिकारहीन लोगों की राजनीतिक मुक्ति पूर्णतः उन लोगों की मुट्ठी में बंद हो जाएगी जिन्हें मताधिकार प्राप्त है। ऐसे निष्कर्ष को स्वीकार करना तो यह स्वीकार करना है कि दासता में कोई बुराई नहीं, यानी कि जिस व्यक्ति को मताधिकार नहीं प्राप्त होता वो दास होता है, उसमें और उसमें दासता में कोई अंतर नहीं है। बाबा साहब इस बात को कहते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि क्योंकि दासता में कोई बुराई नहीं, क्योंकि दासता के मूल में भी ये कल्पना होती है कि दासों का कोई अधिकार नहीं होता सिवाय उसके जो सत्ताधारी वर्ग अपनी इच्छा से उसे दे दे। ऐसे किसी निष्कर्ष वाले सिद्धांत के लिए तो कहना ही पड़ेगा कि वह किसी भी जन निर्वाचित शासन प्रणाली के लिए घातक विष है, अतः मैं उसे पूर्णतः अस्वीकार करता हूं। बस कहते हैं कि मताधिकार के प्रश्न के बारे में मेरे साथी सोचते हैं कि ये तो सिर्फ इतनी सी बात है कि कागज का एक ऐसा टुकड़ा मत पेटी में डालने का अधिकार दिया जाए जिस पर कुछ नाम लिखे हों। यदि ऐसा न होता तो साक्षरता को मताधिकार का मापदंड बनाने पर जोर न देते। मताधिकार के बारे में इस प्रकार का दृष्टिकोण निश्चित रूप से छिछला व उथला है, क्योंकि उसमें इस अधिकार के उद्देश्य के प्रति पूर्ण भ्रांति है। यदि बहुसंख्यकों के दिमाग में यह बात साफ होती कि मताधिकार की सही तस्वीर क्या है, तो वे मताधिकार के महत्व को समझते। वह मतपत्र पर निशान भर लगा देना नहीं है, वह तो ऐसी व्यवस्था का प्रतीक है जिसमें उन शर्तों के नियमन में सीधी तथा सजग साझेदारी हो
जिन पर सहजीवन आधारित होगा और कल्याण का झंडा लहराया जाएगा। एक बार यदि मताधिकार की इस अवधारणा को स्वीकार कर लिया जाए तो उसका अर्थ होगा कि उस प्रत्येक वयस्क को मताधिकार दिया जाए जो पागल नहीं है। प्रत्येक वयस्क को मताधिकार की पूर्ण वकालत बाबा साहब ने की। मेरे साथियों, आज जो हमें वोट देने का अधिकार मिला है, आज उसी के संघर्ष की कहानी बाबा साहब की हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। बाबा साहब की दूरदर्शी सोच की बदौलत आज हम सभी को, यानी कि हर बहुजन साथी को, हर अम्बेडकरवादी साथी को या दलितों को जो वोट का अधिकार मिला है वो बाबा साहब की बदौलत है। इस बात को हमें महसूस करना है। मेरे साथियों, इस बात को समाज जाने, जन जाने, इसके लिए जरूरी है कि बाबा साहब की कही गई हुबहू बात को आप वीडियो अंत तक वॉच कीजिए, उसके बाद इसको शेयर जरूर कीजिएगा। बाबा साहब कहते हैं कि एक बार यदि मताधिकार की इस अवधारणा को स्वीकार कर लिया जाए तो उसका अर्थ होगा कि उस प्रत्येक वयस्क को मताधिकार दिया जाए जो पागल नहीं है। यानी कि पागल व्यक्ति को बाबा साहब ने मना किया वोट देने का, लेकिन उसके अलावा सभी वयस्क लोगों को मताधिकार होना चाहिए। सहजीवन से हर व्यक्ति जुड़ा रहता है और चूंकि उसके परिणामों का प्रभाव हर व्यक्ति पर पड़ता है, अतः हर व्यक्ति को उसकी शर्तों को तय करने का अधिकार मिलना ही चाहिए। इसी आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति जितना गरीब है उतनी ही अधिक जरूरत मताधिकार देने की है। कारण हर उस समाज में है जो व्यक्तिगत संपत्ति पर आधारित है, वहां मालिकों और मजदूरों के बीच सहजीवन की शर्तें प्रारंभ से ही मजदूरों के प्रतिकूल तय होती हैं। यदि इस बात की गारंटी देनी है कि मजदूरों के कल्याण पर मालिकों का खतरा न मंडराए तो उनके सहजीवन की शर्तों को निरंतर पुनः पुनः तय करना ही होगा। परंतु ये तभी संभव है जब मताधिकार का नाता संपत्ति से जोड़ा जाए और उसे सभी संपत्ति विहीन वयस्कों से जोड़ा जाए। अतः स्पष्ट है कि दोनों ही दृष्टिकोणों से वयस्क मताधिकार का दम भरने वाला निष्कर्ष अकाट्य है। मैं उस निष्कर्ष को स्वीकार करता हूं और सिफारिश करता हूं कि 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी वयस्कों को, चाहे वे नर हो या नारी, मताधिकार प्रदान किया जाए। मेरे साथियों, उस समय 21 वर्ष का चाहे महिला हो या पुरुष वोट देने का अधिकार बाबा साहब ने यहाँ वकालत की है, पुरजोर कोशिश की है। इतनी दूरदर्शी सोच थी बाबा साहब की जो आज हम सभी को मताधिकार से लैस कर दिया। मेरे साथी, हालांकि वर्तमान में ये उम्र 18 वर्ष है, वोट देने का अधिकार 18 वर्ष के बाद मिल जाता है। राजनीतिक न्याय ही वयस्क मताधिकार का एकमात्र आधार नहीं है। बादशाह कहते हैं राजनीतिक औचित्य भी उसका समर्थन करता है। मुसलमान जैसे अल्पसंख्यक समुदाय सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों का आग्रह इस कारण भी करते हैं कि उन्हें इस बात की आशंका है कि संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों में बहुसंख्यक समुदाय के मतदाता निर्वाचन पर इतना अधिक प्रभाव डालेंगे कि उन लोगों को चुन लिया जाएगा जो अल्पसंख्यकों के दृष्टिकोण से अवांछनीय है। मैंने प्रतिवेदन में आगे कहा है कि ऐसी आशंका को वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करके कारगर ढंग से निर्मूल किया जा सकता है। बहुसंख्यकों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है कि वयस्क मताधिकार महत्वपूर्ण है और वह सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों का विकल्प है। बहुसंख्यकों का विचार है कि सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था एक अच्छाई है और उसे बनाए रखना उचित है। वे सोचते हैं कि वयस्क मताधिकार एक बुराई है और उस पर अंकुश लगना ही चाहिए। इस बारे में मेरा विचार इसके ठीक विपरीत है। भाषा कहते हैं कि मैं कहता हूं कि सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था एक बुराई है और वयस्क मताधिकार एक अच्छाई है। वयस्क मताधिकार को अच्छाई घोषित किया बाबा साहब ने। जो मुझसे सहमत हैं वे मानेंगे कि वयस्क मताधिकार लागू किया जाए, केवल इसलिए नहीं कि वह एक सनातन अच्छाई है, बल्कि इसलिए भी कि हमें सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की बुराई से मुक्ति दिलाएगा। बल्कि वे लोग भी जिनकी राजनीतिक आस्था में वयस्क मताधिकार के लिए कोई जगह नहीं है, उन्हें भी इस दृष्टिकोण को स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि ये तो एक सीधी सी बात है कि बड़ी बुराई से छोटी बुराई कहीं भली और उसमें कोई संदेह नहीं है कि वयस्क मताधिकार यदि वह कोई बुराई है भी तो सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों के मुकाबले छोटी बुराई है।
वयस्क मताधिकार का समर्थन न केवल राजनीतिक न्याय अपितु राजनीतिक औचित्य भी करता है और जनमत का बहुत बड़ा अंश भी उसकी मांग कर रहा है। नेहरू कमेटी की रिपोर्ट भी वयस्क मताधिकार को लागू करने के पक्ष में है। उसमें ब्राह्मण से इतर तथा दलित वर्गों को छोड़कर भारत के सभी राजनीतिक दलों के दृष्टिकोणों का समावेश है। दलित वर्ग भी वयस्क मताधिकार पर आग्रह कर रहे हैं। सिंध मोहम्मडन एसोसिएशन एक मुस्लिम सदस्य और बंबई सरकार के गैर ब्राह्मण सदस्य ने भी इसका समर्थन किया है। इस तरह जनमत का एक बहुत बड़ा भाग वयस्क मताधिकार का समर्थन करता है। मेरे साथियों ने ऐसा कोई कारण नहीं बताया है कि उन्होंने उस विशाल जनमत की क्यों अनदेखी की है। यानी कि विशाल जनसमूह है जिसको वोट के अधिकार से वंचित किया गया है, और उन साथियों ने जो वोट देने के अधिकार से वंचित किया है उन्होंने कोई कारण नहीं बताया कि आखिर क्यों वोट देने से वंचित किया एक बड़े जनसमूह। इस बात को बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब आगे लिखते हैं कि ऐसा लगता है कि वयस्क मताधिकार के विरोध में मेरे साथियों के मन पर दो बातों ने भारी दबाव डाला है। वो दो बातें कौन सी हैं? एक तो देश में विद्यमान निरक्षरता का पैमाना है। पहली, देश में विद्यमान निरक्षरता का पैमाना है। देश में आम जनता निरक्षर है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, परंतु इस तथ्य का मताधिकार के प्रश्न से कोई सरोकार है, इस दृष्टिकोण को मैं सही नहीं मानता। भाषा कहते हैं पहली बात तो यह है कि निरक्षर व्यक्ति की निरक्षरता उसकी कोई गलती नहीं है। कोई व्यक्ति यदि निरक्षर है तो उस व्यक्ति की गलती नहीं है। बाबा साहब कहते हैं बंबई सरकार काफी लंबे अरसे तक लोक शिक्षा के संवैधानिक सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य को अपने हाथ में लेने से इनकार करती रही है। यानी कि शिक्षा को बाबा साहब सर्वाधिक महत्व देते हैं और कहते हैं, और जब उसने लिया बंबई सरकार ने तो जानबूझकर ऐसी व्यवस्था की कि शिक्षा का लाभ केवल कुछ खास वर्गों को मिला और आम जनता उससे वंचित रह गई। वर्तमान में भी इस अम्बेडकर संदेश के आधार पर आप विश्लेषण कर सकते हैं कि ऐसी कौन सी गवर्नमेंट है या रही है जो दलितों, पिछड़ों, वंचितों के शिक्षा के लिए बहुत ही सजग प्रयास किया है। जिसने ऐसी कौन सी पार्टी की गवर्नमेंट रही है, आप इस तरह से विश्लेषण कर सकते हैं। साथ ही साथ वर्तमान में आप ऐसा भी विश्लेषण कर सकते हैं कि आखिर वो कौन सी गवर्नमेंट है, किस राजनीतिक दल की गवर्नमेंट है जो दलितों, पिछड़ों और वंचितों को शिक्षा से वंचित करने का कोशिश कर रही है। आपका विश्लेषण आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। बाबा साहब आगे कहते हैं कि 1854 के बाद इस सरकार ने वर्ग शिक्षण से हटकर जन शिक्षण का समर्थन किया, लेकिन जन शिक्षा के प्रसार में सरकार ने कोई खास रुचि नहीं दिखाई। उसने केवल कुछ प्रस्ताव पास कर दिए। शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता के रूप में सरकार ने सदा भारी कंजूसी बरती है। ये शरारत है जो सरकार सदा कराधान के पक्ष में कर रही है। वह अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा के बारे में माननीय गोखले के उस प्रस्ताव को कैसे नकार सकती है जिसमें कराधान का भी जिक्र था। सुधारों के कारण शायद ही कोई फर्क पड़ा हो। प्रेसिडेंसी में अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा अधिनियम पास होने के अलावा जन शिक्षा की दिशा में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई। इसके विपरीत स्थानीय प्राधिकारियों को शिक्षा का कार्य सौंपे जाने से इसका स्तर गिरा है। इसकी व्यवस्था ऐसे लोगों के हाथ में चली गई है जो अपेक्षाकृत या तो कोई दिलचस्पी नहीं लेते या इस क्षेत्र में अनभिज्ञ है। ऐसे लोग मुश्किल से ही शिक्षा सुधार में रुचि लेते हैं। भाषा लेते हैं कि जहां तक दलित वर्गों को साक्षर बनाने का प्रश्न है, सच्चाई तो यह है कि उन्हें इससे वंचित रखा जा रहा है। दलितों को साक्षर बनाने से वंचित रखा जा रहा है। ये बात बाबा साहब बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं। आगे बाबा साहब कहते हैं कि उनकी शिक्षा के मार्ग में अस्पृश्यता एक ऐसी दीवार है जिसे लांघा नहीं जा सकता। इसके आगे सरकार भी झुक गई और उसने भारत में सामाजिक व्यवस्था की अपेक्षाओं की वेदी पर पब्लिक स्कूलों में दलित वर्गों के दाखिले के अधिकारों की बलि दे दी है। 1856 के प्रस्ताव में बंबई सरकार ने धारवाड़ के एक स्कूल में दाखिले के लिए एक महार लड़के की याचिका रद्द कर दी थी और कहा था पत्राचार में चर्चित प्रश्न में एक विकट व्यवहारिक कठिनाई है। व्यवहारिक कठिनाई क्या जिक्र किया? बंबई सरकार ने ये कहा है।
कोई एक सामान्य व्यक्ति कहता तो आप मान सकते थे। पूरी की पूरी गवर्नमेंट इस बात को कह रही है, दो बातें कह रही है। दो बातें कौन सी, ध्यान दीजिएगा मेरे साथी। वो लिखते हैं कि इस बात में कोई शक नहीं कि अमूर्त न्याय महार याचिकादाता के पक्ष में है। सरकार का विश्वास है कि जिन पूर्वाग्रहों ने उसको धारवाड़ में वर्तमान शिक्षा साधनों के लाभ पाने से इस समय रोका है, हो सकता है कि उन्हें बहुत पहले मिटा दिया गया हो। पहला बिंदु। दूसरे में सरकार लिखती है कि लेकिन सरकार का ये दायित्व है कि वह इस बात को ध्यान में रखे कि यदि वह युगों से चले आ रहे पूर्वाग्रहों को मिटाने के लिए किसी एक व्यक्ति या कुछ लोगों के हित में तुरंत हस्तक्षेप करेगी तो शायद उससे शिक्षा के ध्येय को भारी क्षति होगी। जिस असुविधा की चक्की में याचिकादाता पिस रहा है उसका सूत्रपात इस सरकार के कार्यकाल में नहीं हुआ है। वह ऐसी असुविधा है जिसे सरकार उसके पक्ष में हस्तक्षेप करके तुरंत दूर नहीं कर सकती, जैसी की याचना उससे की गई है। तो सरकार ने सीधे सीधे हाथ खड़ा कर दिए यहां पर, और महार याचिकादाता यहां पर निराश हो जाता। मेरे साथी, 26 साल बाद जो हंटर कमीशन बना उसने यह अवश्य कहा कि सरकार इस सिद्धांत का पालन करे, किसी भी सरकारी कॉलेज या स्कूल में किसी को दाखिले के लिए केवल जात के आधार पर इनकार न किया जाए। ये हंटर कमीशन ने कहा मेरे साथी। 26 साल बाद जो हंटर कमीशन बना उसने कहा कि किसी भी सरकारी कॉलेज या स्कूल में किसी को दाखिले के लिए केवल जात के आधार पर इनकार न किया जाए, लेकिन उसने ये भी कहना जरूरी समझा था कि इस सिद्धांत का समुचित सावधानी से पालन किया जाए। इस सिद्धांत का समुचित सावधानी से पालन किया जाए। इस सावधानी का नतीजा यह निकला कि उस सिद्धांत को लागू ही नहीं किया गया। इस सावधानी 1921 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री डॉक्टर परांजपे ने जरूर एक साहसी कदम उठाया था, परंतु उनके इस कदम के पीछे कोई आधिकारिक आदेश नहीं था। इसलिए स्कूलों में दलित वर्गों के दाखिले के बारे में उनके परिपत्र की उपेक्षा की जा रही है। नतीजा यह है कि निरक्षरता अब भी दलित वर्गों के जीवन का दयनीय अंग बनी हुई है। वर्तमान में भी आप देखेंगे अगर शिक्षा के क्षेत्र में कोई वर्ग सबसे ज्यादा पिछड़ा है तो वो दलित वर्ग है। उसके पीछे का कारण क्या है, आप जरूर इस संदर्भ में अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आज के अम्बेडकर संदेश का महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो ये है कि किसी भी सरकारी कॉलेज या स्कूल में किसी को दाखिले के लिए केवल जात के आधार पर इनकार न किया जाए, ये सिद्धांत किसने दिया? ये सिद्धांत किसने दिया कि जात के आधार पर किसी सरकारी स्कूल कॉलेज में एडमिशन देने से वंचित न किया जाए किसी छात्र छात्रा को? तो मेरे साथियों, इस प्रश्न का जवाब आप बहुत इजीली दे सकते हैं। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आपने आज के अम्बेडकर संदेश को अंत तक वॉच किया, हम आपका तहे दिल से साधुवाद व्यक्त करते हुए इस निवेदन के साथ कि आज के अम्बेडकर संदेश को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इससे समाज को बाबा साहब ने किस तरह संघर्ष किया मताधिकार के लिए, किस तरह शिक्षा के क्षेत्र में बाबा साहब लगातार अपने विचारों के माध्यम से और दूरदर्शिता से समाज के लिए अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं। तो मेरे साथियों, आज का अम्बेडकर संदेश बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है, और इसलिए आज के अम्बेडकर संदेश को जरूर शेयर कीजिएगा सभी अम्बेडकरवादी व्हाट्सएप ग्रुप पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। ये हमारा विशेष निवेदन है। दीजिए इजाजत, पुनः मिलेंगे नए अम्बेडकर संदेश के साथ में। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है, और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक
बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली की प्रेरणा में प्रस्तुत करता कि मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का, नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।